हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिटिक साइंस। एनालिटिक साइंस में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। हम बात करेंगे जीवों में पोषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन जैसे कि हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, हमने हेटेरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में, मनुष्यों में हम पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लर्नर्स के लिए मैंने ये क्लास बनाई हुई है, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल है। अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, उसकी अगर हम बात करें तो ये डिफ्रेंशिएट होता है दो पार्ट पे। एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके एलिमेंट्री कैनाल की और डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो ये दोनों ही पार्ट होते हैं किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के, किसके? ह्यूमन बीइंग के। इसी तरीके से अगर हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसमें आहार नाल और उससे संबंधित कुछ आहार ग्रंथियां होती हैं जो पाचन में हेल्प करती हैं या सहायता प्रदान करती हैं। क्योंकि ये जो आहार ग्रंथियां होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स या आप कह सकते हैं पाचन रस का श्रावण होता है, पाचन रस स्रावित होते हैं जो डाइजेशन या पाचन की पद्धति में मदद करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ पर हमने क्लियर किया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें दो पार्ट है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड एलिमेंट्री ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो आहार नाल है या हम कह सकते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें वेरियस टाइप के कंपार्टमेंट आते हैं, जैसे माउथ, वोकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसका मतलब ये है कि अगर हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ टू एनस पार्ट पूरा किस में आ रहा है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नली की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा? माउथ, वोकल कैविटी जिसे हम मुख गुहा कहते हैं, ग्रास नली जो कि आपकी ओसोफेगस है। ओसोफेगस को याद रखिएगा कि फूड पाइप भी बोलते हैं, आते हैं जिसमें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आती है, रेक्टम एंड गुदा, ये जिसे हम एनस कहते हैं। ये सारे ही पार्ट होते हैं किसके? आपके आहार नली के। अब हम बात करते हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें ग्लैंड कौन कौन से हैं? तो पहला जो ग्लैंड है वो है स्लाइवरी ग्लैंड, जहाँ से स्लाइवा का सिक्रेशन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 5% फूड पार्शियली डाइजेस्टेड इन माउथ, 5% जो फूड होता है वो मुंह में ही, आपके माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा आपका है लीवर और तीसरा आपका है पैनक्रियास। याद रखिएगा, ये स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास ये क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड है विच आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि आपके डाइजेशन के प्रोसेस में, पाचन के प्रोसेस में मदद करते हैं। संबद्ध ग्रंथियों में लार ग्रंथियां जिसे हम स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, आपका लीवर और अग्नाशय जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, ये सम्मिलित है। ठीक है, डाइजेस्टिव अगर हम ट्रैक की या ग्लैंड की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो ग्लैंड होते हैं ये किसके साथ? आपके जो आहार नली होती है उसके साथ अटैच्ड होते हैं। ये टाइटर ना होके टुगेदर है। टुगेदर मीन्स कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है और जो ग्लैंड्स हैं ये एक साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पार्ट हमने एलिमेंट्री कैनाल का देखा, वोकल कैविटी। चलिए बात करते हैं हम वोकल कैविटी के बारे में।
वोकल कैविटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ द स्पेस वेयर फूड इज च्यूड, सॉफ्टन एंड मिक्स विथ सलाइवा। इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। मीन्स जो वोकल कैविटी होती है यह वह स्थान है जहाँ भोजन को चबाया जाता है, नरम किया जाता है, लार के साथ मिलाया जाता है, सलाइवा के साथ मिलाया जाता है, और जो पार्ट, जो वोकल कैविटी का पार्ट है जो ओपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुंह या फिर माउथ। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि अगर मैं सिर्फ वोकल कैविटी की बात करूँ, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन माउथ एंड वोकल कैविटी, तो आपको यहाँ जानना चाहिए कि जो ओपनिंग है किसकी, वोकल कैविटी की जो ओपनिंग होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, माउथ। ठीक है, वोकल कैविटी वो स्पेस होता है जहाँ पर खाना चबाया जाता है, ठीक, नरम किया जाता है और सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है या लार के साथ मिक्स किया जाता है, एंड इट्स ओपनिंग इज़ कॉल्ड माउथ। और जहाँ पर ये ओपन होता है, आप कह सकते हैं कि जो आपसे सामने से जो आपका माउथ ओपन हो रहा है, उस जो आपका पार्ट ओपन हो रहा है वोकल कैविटी का, उसे हम क्या कहते हैं, मुंह या फिर माउथ। ठीक है, तो वोकल कैविटी कंसिस्ट क्या क्या कर रहा है। अब वोकल कैविटी में टीथ और टंग दोनों ही आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं टीथ की। अगर हम वोकल कैविटी की बात करें तो वोकल कैविटी में टीथ भी, वोकल कैविटी के अंदर का ही स्पेस है, टीथ भी है, टंग भी है। टीथ क्या होता है, व्हाट इज़ अ टीथ, अगर वन वर्ड आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए, टीथ आर द हार्डेस्ट नॉन बोनी स्ट्रक्चर। टीथ के बारे में अगर हम बात करें तो टीथ क्या है, कठोर गैर बोनी, बोनी दैट मीन्स कि आप कह सकते हो नॉन बोनी, मतलब कि वहाँ पर आपका जो हड्डियाँ हैं वो नहीं मौजूद है, इसलिए वहाँ पर नॉन बोनी स्ट्रक्चर आप को दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि नॉन बोनी स्ट्रक्चर है, मतलब गैर हड्डियों से युक्त संरचनाएं हैं, हार्डेस्ट है। ठीक है, टीथ आर द हार्डेस्ट नॉन बोनी स्ट्रक्चर, मीन्स यहाँ पर आपकी जो बोन है, जो हड्डियाँ हैं वो मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अब आपका जो टीथ है, अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि हम हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप के टीथ हम हमारे माउथ में या हमारे वोकल कैविटी में प्रेजेंट है। तो ह्यूमन की जो टीथ होती है वो थिकोडेंट है, हेटेरोडेंट है एंड डाइफैकोडेंट है। 3 टाइप्स के टीथ हमें ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी हो सकता है कि हम टीथ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टीथ यहाँ बीच में कहाँ से आ गया। टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ क्या है कि आपका जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो होता है एजिशन प्रोसेस। एजिशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो माउथ है, यहाँ पर हम अपने फूड को एंटर करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम अपने खाने को सबसे पहले माउथ में जो मुंह में ही रखते हैं, और 5% जो फूड होता है वो मुंह में ही हमारे डाइजेस्ट होने लगता, पार्शियली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, यहीं से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और जो दांत होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल, अहम भूमिका निभाते हैं किसमें, क्योंकि वो खाने को, हमारे जो खाना, जो भी सॉलिड फूड हमने खाया हुआ है उसको वो क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ हमारा थिकोडेंट होता है, हेटेरोडेंट होता है और डाइफैकोडेंट होता है। अगर हम डाइफैकोडेंट की बात करें तो ये जो टीथ होते हैं ये 2 बार आते हैं, डेवलप ट्वाइस। फर्स्ट, पहली बार जो आता है वो मिल्क टीथ होता है, और सेकेंड टाइम जो आता है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। चलिए बात करते हैं हम मिल्क टीथ की, दूध के दांत जिसे आप कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, शैशवावस्था के दौरान जो पहला सेट दांत का आता है उसे हम दूध का दांत या फिर मिल्क टीथ कहते हैं। सेकंड जो टीथ आता है विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डाइफैकोडेंट, जो कि आपके डाइफैकोडेंट का ही पार्ट है, वो है परमानेंट टीथ, जिसे आप अस्थाई दांत भी कह सकते हैं। ये सेकेंड सेट होता है जो कि आपका जो मिल्क टीथ होता है उसकी जगह पर रिप्लेस होके आता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ये कब गिरता है, फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल इशूज़। ये 2 ही कंडीशन में आपके माउथ से या आपके वोकल कैविटी से फॉल ऑफ होता है, या तो ओल्ड एज की कंडीशन में या फिर आपके दांत में किसी तरीके की कोई परेशानी हो।
ठीक है। एक और बात कि अच्छा ये जो है यहाँ पर जो आपका मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ आपके इन्फेंसी से शुरू होके 8 से 9 साल तक के टाइम पे ये रहता है। उसके बाद धीरे धीरे दूध का दांत या मिल्क टीथ जो है वहाँ वो गिर जाता है, उसकी जगह रिप्लेस होता है क्या, परमानेंट टीथ। पूरी लाइफ तक आपका परमानेंट टीथ ही चलता रहता है और ये ओल्ड एज पे अपने आप से ही फॉल ऑफ हो जाता है, या किसी को अगर डेंटल इश्यूज़ है तो ये उस कंडीशन में भी फॉल ऑफ हो सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर देख रही हूँ। यहाँ पर आप भी देखिए कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है एडल्ट ह्यूमंस की अगर हम बात करें, एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हमें पहले से भी बताया है कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं एडल्ट में वो कितने होते हैं, 32। कितने होते हैं, 32। ठीक है, 16 इन ईच जॉ, दोनों जॉ के बीच में अगर अपर एंड लोअर जॉ की बात करें तो यहाँ पर 16 आपके जो नंबर है वो देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इंसीजर, कैनाइन एंड प्रीमोलर, ये कंडीशन है आपके मिल्क टीथ की, जहाँ पर आपके टोटल नंबर कितने हैं, 28। मीन्स मिल्क टीथ जो होता है उसमें आपका जो आपके वोकल कैविटी में जो आपके टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, मिल्क टीथ कितने होते हैं आपके, 28। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपके परमानेंट टीथ की, तो परमानेंट टीथ आपका कितना होता है, 32। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो मनुष्य के जो ये 32 आप दांत देख रहे हैं, दोनों जबड़े मिलाकर 16 हैं जिसके बारे में हमने बात की, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका, सबसे पहला अगर हम बात करें कि पहला जो आपका टाइप है वो है इंसीजर। ठीक है, पहला जो है वो है इंसीजर। आप देख रहे हैं साइड के जो आप टीथ देख रहे हैं, इंसीजर इसे कहते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बाइटिंग। ठीक है, नंबर कितने होते हैं इंसीजर के, 4। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है कैनाइन। कैनाइन का काम होता है टेयरिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जो आपका कैनाइन है नॉट फंक्शनल इन मैन, मैन में इनका कोई फंक्शन नहीं है। इनका नंबर कितना होता है, 2। ठीक है, फिर हमारा प्रीमोलर, प्रीमोलर का क्या होता है, च्यूइंग एंड ग्रिडिंग होता है। नंबर में ये कितने होते हैं, नंबर में यहाँ मेंशन नहीं है, नंबर में ये होते हैं 4। ठीक है, फिर आपका मोलर है। मोलर का काम अगर हम देखेंगे सेम एज प्रीमोलर, प्रीमोलर जैसा ही है। ठीक है, और इसका नंबर कितना होता है, इसका नंबर होता है 6। ठीक है, और आपका यहाँ आप देख सकते हैं कि 28 जो आपका ये दांत देख रहे हैं आप, ये किसका है, ये मिल्क टीथ है। इसे याद रखेंगे आप लोग, ये मिल्क टीथ की कंडीशन है। और यहाँ पर इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर है, दैट मीन एब्सेंट क्या है यहाँ पर, मोलर। लेकिन जैसे ही हम परमानेंट टीथ की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं परमानेंट टीथ में इंसीजर के साथ साथ, क्योंकि दांतों की संख्या होती है 32, 16 अपर जॉ में आपको देखने को मिलेगा, 16 आपको लोअर जॉ में। तो इंसीजर, ठीक है, इंसीजर नंबर में कितने होंगे, 4। कैनाइन, यहाँ मैं लिखते हुए चलती हूँ, कैनाइन नंबर में होंगे 2। प्रीमोलर की अगर हम बात करें तो नंबर में होंगे 6। और मोलर की अगर हम बात करें तो मोलर कितना होगा, 6। इसी से हमारा निकाला जाता है डेंटल फॉर्मूला। यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बताते हुए चलती हूँ कि यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास डेंटल फॉर्मूला भी निकल के आ सकता है। कैसे आएगा, आप लिख सकते हैं 4, 1 सेकेंड, आप लिख सकते हैं 4, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6 into, ओके। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये डेंटल फॉर्मूला ना हो के डेंटल फॉर्मूला आपका होता है क्योंकि हमारा नंबर मैंने आपको 4 बताया है, 2 बताया है और उसके साथ 4, 2, 4, 6
ये नंबर की अगर हम बात करें तो इस नंबर से हमारा जो डेंटल फार्मूला निकल के आता है वो आता है कि क्योंकि डेंटल फार्मूला की अगर हम बात करें तो डेंटल फार्मूला है ICPM मीन्स कि आपका जो डेंटल फार्मूला है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर की अगर हम बात करें तो आपका 2 1 2 3, क्योंकि 16 अपर एंड लोअर जॉ में दोनों में मौजूद हैं तो हम डेंटल फार्मूला इस तरीके से ना निकाल के सीधे से इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, बिकॉज हमें पहले से भी पता है कि इंसीजर नंबर में कितने हैं, 4 हैं, तो अपर एंड लोअर जॉ दोनों में होंगे। ठीक, कैनाइन हमारे पास नंबर में 2 है तो 1 ईच रो। फिर आपका 4 किस में है, 4 है आपका प्रीमोलर और मोलर आपके 6 हैं। ठीक है, इंटू 2 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 32 नंबर ऑफ टीथ। तो ये आपका डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम मूव करें, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक बार हम स्ट्रक्चर जरूर देखना चाहेंगे। तो ये आपके परमानेंट टीथ का स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ टीथ हैं 32, 16 अपर एंड 16 लोअर जॉ में, जहाँ पर हमने डेंटल फॉर्मूला भी क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के जो ह्यूमन टीथ हैं उनका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये है इंसीजर, जो बेसिकली यूज हो रहा है किसके लिए, इंसीजर बाइटिंग के लिए। टेयरिंग के लिए आपका कैनाइन यूज हो रहा है, नंबर में 2 है अपर एंड लोअर जॉ में। प्रीमोलर का स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं। टीयरिंग नॉन फंक्शनल होता है, ये मैन में याद रखिएगा। कभी आपसे ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि विच टीथ और विच टीथ इज़ नॉट फंक्शनल इन मेंस, तो आपको बताना होगा कि कैनाइन। प्रीमोलर की अगर हम बात करें तो प्रीमोलर च्यूइंग एंड ग्रिडिंग के लिए यूज होता है और मोलर का भी फंक्शन सेम है। ठीक है, तो ये आपके 4 डिफरेंट टाइप के ह्यूमन टीथ का स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं कि एक बार जब आपका वोकल कैविटी ख़त्म होता है उसके बाद वोकल कैविटी में आपका टंग भी आता है। तो आपको पता भी है टंग की अगर हम बात करें तो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि विच आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, फ्रीली मूवेबल होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें टंग के बारे में, टेस्ट के लिए आपका जो टंग है वो यूज होता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। नीचे की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के तरफ, वैसे ही आता है आपका ऑसोफेगस, जिसे हम भोजन नली या फिर फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑसोफेगस आपका 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और फूड जो है इसी से आपके ऑसोफेगस में विद द हेल्प ऑफ अ मूवमेंट विच इज़ नोन एज पेरिस्टालिक मूवमेंट नीचे की तरफ आपका खाना जाता है। ठीक है, इसका मतलब भोजन जो है क्रमाकुंचन द्वारा ग्रास नली से होकर गुजरती है। अब ये ग्रास नली को आप क्या कह सकते हैं, ग्रास नली को आप भोजन नली भी कह सकते हैं। ठीक है, भोजन का नली। तो आपका जो पेरिस्टालिक या क्रमाकुंचन जो मूवमेंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्या है ये आपका क्रमाकुंचन या फिर पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो चलिए हम देखें कि ऑसोफेगस की अगर हम बात करें तो ऑसोफेगस में पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है। देखिए, पेरिस्टालिक मूवमेंट अगर हम देखें तो यहाँ आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, और ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का सब्सटेंस, ये आपका क्या है, ये फूड है। जब आपका जो फूड है, वन सेकेंड, आपका जो फूड है जब ये वोकल कैविटी में जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, उसके बाद ये आपका जो फूड है वो आपके फूड पाइप में नीचे की तरफ बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता है फूड पाइप में, तो इस तरीके का, और ये पूरा आप फूड पाइप या ऑसोफेगस है, तो ये आपका जो फूड पाइप है वो इस तरीके का बनता हुआ जाता है। तो जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को हम बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। प्रोग्रेसिव वेव ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट प्रोसीड अलोंग द वॉल ऑफ ऑसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टालिक मूवमेंट। मांसपेशियों के संकुचन की प्रगतिशील लहर ऑसोफेगस की दीवार
के साथ आगे बढ़ती है, इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगी कि अगर हम सिर्फ फूड की बात करें कि जो फूड है वोकल कैविटी से जैसे ही फूड पाइप में एंटर करता है तो आपका, क्योंकि आपका जो ओसोफेगस है वो मसल से फॉर्म हुआ है, तो इस ओसोफेगस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का आपके ओसोफेगस की दीवार पे बनता हुआ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, पेरिस्टालिक मूवमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है, आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, नॉट ग्लैंड का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ पर माउथ हो गया हमारा, टीथ हो गया, टंग हो गया। ठीक, अब उसके साथ साथ हम अब बात कर रहे हैं किसका, ओसोफेगस की, ये ओसोफेगस की। ठीक है, अब क्या आ रहा, ओसोफेगस के जस्ट बाद हमें पढ़ना है किसके बारे में, स्टमक के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। आप देख रहे हैं कि इंटेस्टाइन में ये वाला आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो आप देख रहे हैं वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इतना हमारा कवर हो चुका है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्टमक। ठीक है, चलिए स्टमक की अगर हम बात करें, जिसे हिंदी में हम आमाशय कहते हैं, अगर हम आपके स्टमक की बात करें तो हिंदी में इसे हम आमाशय कहते हैं। आमाशय की जो संरचना होती है वो इंग्लिश के जे के आकार की होती है, जे शेप्ड इलोंगेटेड बैग होता है। जे शेप्ड का अगर आप देखोगे तो आपका जो पेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो आपकी आमाशय होती है वो इस तरीके से होता है, इसलिए इसे जे शेप्ड इलोंगेटेड बैग कहते हैं। और इसका अगर हम लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पर यह होता है तो डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। इट लाइज बिलो द डायाफ्राम। द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो ये आपकी लाइनिंग है किसके, आपके पेट की दीवार की, आपके स्टमक की जो दीवार है इसकी जो लाइनिंग है यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि यहाँ से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होती है विच आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ये डाइजेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। कौन कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले डाइजेस्टिव जूस हैं, डाइजेस्टिव जूस में आपका म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी सिक्रेशन होता है, या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पेप्सिन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब जो म्यूकस सिक्रेट हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो फर्स्ट गैस्ट्रिक जूस है, इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये स्टमक की जो पेट की दीवार होती है, वो पेट की दीवार की जो लाइनिंग होती है उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रक्षा प्रदान करती है। म्यूकस का काम क्या है, पेट की दीवार, जो स्टमक की दीवार है उसको रक्षा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। HCl की बात करें जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो ये एसिड जो है वो कई सारे बैक्टीरिया को मारता है, साथ ही साथ ये पेट में एसिडिक मीडियम को मेंटेन करके रखता है जिससे डाइजेशन में हेल्प मिले। ठीक है, तीसरी इम्पॉर्टेंट बात अगर हम करें तो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, द डाइजेस्टिव जो जूस होता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है जिसे जहाँ पर मैंने लिखा था पेप्सिन जो है, ये क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। आपका जो प्रोटीन है उसे ये सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये आपका म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस है विच आर सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे कंप्लीट रेक्टम एंड एनस के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखें।